Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एनसीईआरटी की जो श्रृंखला निशुल्क हमने शुरू की है, ये उसकी एक अगली कड़ी है। कक्षा 6 की पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं और कक्षा 6 की इस पुस्तक में जो अलग अलग पाठ है उनको एक एक करके पढ़ रहे हैं। आज के सेशन में हम इसके अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे, जो कि इसका अध्याय 7 है। इसका जो नाम है वो है गति एवं दूरियों का मापन। इस अध्याय की विशेषता यह है कि इसमें गति के कुछ मूल रूपों की चर्चा की गई है कि आखिरकार हम गति किसे कहेंगे। इसके अलावा दूरियों के मापन के लिए कुछ विधियों की भी चर्चा है कि दूरी अगर कही जाती है या दूरी नाम से एक शब्द आता है तो हम उसका मापन कैसे करते हैं, कौन सी विधियां हैं जो अपनाई गई हैं। और बहुत बेसिक है ये पुस्तक, इसमें बहुत एडवांस लेवल की चर्चा नहीं है, बहुत आम बातें हैं। तो उनको आम अवधारणाओं के आधार पर हम आज यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। विषय सूची आप इस पर पहले भी बात कर चुके हैं हम आपके साथ। इसमें जो इधर वाले अध्याय आप देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण थे वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए हमने अध्याय 7 को चुना है, गति एवं दूरियों का मापन। और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि पुस्तक छोटे विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन इसमें आपके लिए जो तत्व निकल करके आएंगे उनको हम यहाँ पर समझेंगे। तो शुरुआत इस पुस्तक की वहीं से होती है जहाँ पर पहेली और बूझो आपस में बातचीत करते हुए कोई नई बात सामने रखते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इंटरेस्टिंग सी कहानी है, वहाँ से ही शुरू कर लेते हैं। वो दोनों कहीं घूमने गए हैं। घूमने जाने के दौरान उन्हें कई सारे स्थानों को देखा है। कुछ लोगों ने बस से यात्रा की है, कुछ लोगों ने प्लेन से यात्रा की है, कुछ लोग ट्रेन से अपने गांव की ओर गए हैं, वहां से उन्होंने बैलगाड़ी से अपने घर तक की यात्रा की है, कुछ लोगों ने नावों से यात्रा की है। तो इस पूरी यात्रा में एक सवाल ये हुआ कि आखिरकार जो उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा की थी उसके बारे में जो दूरी है या जो गति है उसके बारे में कैसे जानकारी मिल पाएगी, इस पर बात आगे बढ़ती है। तो इस टॉपिक में यानी कि इस चैप्टर में जो जो खंड आएंगे उनके हिसाब से कुछ शब्दावलियां हैं, जैसा कि हम पिछली कई सारी पुस्तकों में उन शब्दावलियों पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज आपको जो सीखना है वो है वर्तुल गति किसे कहते हैं, दूरी क्या है, मापन क्या है, गति किसे कहते हैं। ऑब्वियसली वर्तुल गति में गति भी है, उसके अलावा आवर्ती गति क्या है और सरल रेखीय गति क्या है। तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। उसके अलावा एसआई मात्रक प्रणाली क्या है और मात्रक कौन कौन से हैं मापन के, और खास तौर से गति वाले कौन से हैं, या गति के अलावा जो दूसरा दूरी वाले कौन से हैं। तो यातायात की कहानी से इस बात की शुरुआत होती है। अगर हम मानव सभ्यता के इतिहास में पीछे की ओर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पहले के समय में हमारे पास यात्रा करने के लिए कोई भी संसाधन जो हमें आज अपने चारों ओर दिखाई देते हैं वो मौजूद नहीं थे। तो शुरुआत में मानव कैसे जाता रहा होगा, आप कल्पना करके देखिए कि आपके चारों ओर कुछ भी ना हो, तब अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो आप कैसे जाएंगे, या आपके पास अगर कोई सामान भी है तो उसको लेकर के कैसे जाएंगे। निश्चित तौर पर आप पैदल यात्रा करेंगे, उस सामान को अपने पीठ पर लाद लेंगे और आगे की ओर बढ़ने लग जाएंगे। तो ऐसा ही पहले मनुष्य करते रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके जब पहिए का विकास हुआ तो पहिए के साथ उन्होंने गाड़ियों को जोड़ा और उन गाड़ियों को खींचने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया। तो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, इस तरह की कई सारी गाड़ियों का इस्तेमाल शुरुआत में किया गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने के लिए। जैसे कि साइकिल का विकास कुछ समय बाद हुआ जिसमें पहिए लगे थे। तो पहियों का आविष्कार भी जो दूरी का मापन था या जो दूरी की एक यात्रा थी उसको कम करने में बहुत मददगार रहा है। और इस पहिए की भी आकृति में या इस पहिए के भी अगर आप विकास को देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारे बदलाव आते रहे हैं। समय समय पर इसकी माप में सुधार हुआ है और इसके उपयोग को और बेहतर बनाए जाने के लिए इसमें भी कई तरह की सुविधाओं को जोड़ा गया है। जैसे शुरुआत में अगर आप देखते हैं तो ये एक पत्थर से निर्मित संरचना थी। हालांकि कई बार वो इतनी गोल नहीं होती थी तो ऊंचा नीचा करते हुए वो चलता था। फिर उसमें ये समझा मनुष्यों ने कि कैसे इसको और प्रभावी बनाए, उसको और गोल किया गया। उसके बाद ये समझा गया कि कैसे इसको और हल्का बनाए। उसके बाद ये समझा गया कि कैसे इसको और ज़्यादा आरामदायक बनाएं। जब रबड़ का विकास किया तो रबड़ को उसमें जोड़ दिया गया।
तो आज के समय जिन आप टायर्स को देखते हैं वो उनका विकास क्रम यहाँ से दिखता है। इसके अलावा शुरू में अगर आप यात्राओं को देखेंगे तो 19वीं शताब्दी के आसपास तक आपको दिखता है कि हम लोग किस तरह के साधनों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि बैलगाड़ी का इस्तेमाल आज भी कई क्षेत्रों में आपको दिखाई दे जाएगा, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अलावा फिर जैसे जैसे हमने वाष्प के इंजन का विकास देखा तो हमने फिर उसको मोटर गाड़ियों और रेलगाड़ियों में भी उपयोग होते हुए देखा। रेलगाड़ियों में भी अगर आप समझें तो मालगाड़ी और यात्री गाड़ियों के दौरान उसका विकास किया गया। उसके बाद मोटर वाहनों की चर्चा शुरू हुई, बस, ट्रक, छोटे मोटर वाहन, इनका इस्तेमाल आपको देखने को मिला। उसके बाद जब आप कुछ समय और आगे बढ़ते हैं तो जलयानों का विकास आपको दिखाई देता है। 19वीं शताब्दी के समय आपको हवाई जहाज का विकास दिखाई देता है। हालांकि ये सभी शुरुआती मॉडल्स थे, लेकिन धीरे धीरे उनका विकास आगे की ओर बढ़ता जाता है। और आज के समय में जो एडवांस तकनीक है, चाहे वो सुपरसोनिक फाइटर जेट हो, कोई प्लेन हो, या फिर अंतरिक्ष यान ही क्यों ना हो, हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे हैं विकास की श्रृंखला को पार करते हुए। तो इसी श्रृंखला को समझाने के लिए इस पुस्तक में कई सारी बातों को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आज के समय हम देखें तो एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था पहले समय में। ठीक है, आज के समय में भी आपको इस तरह की कई सारी घोड़ा गाड़ियाँ मिल जाएंगी। अभी भी रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है, प्लेन्स का इस्तेमाल, शिप्स का इस्तेमाल, वर्तमान कारों तक हम इस तरह से पहुँचे हैं और आधुनिक युग की यात्राओं को आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में हमने साधनों का इस्तेमाल तो देखा है, लेकिन ये भी एक सवाल होगा कि अगर हमें उस साधन से दूरी को तय करना हो, मान लीजिए हमें कहीं जाना है, हम ये कैसे पता करेंगे कि आखिरकार हमें जहाँ जाना है वहाँ के लिए पैदल जाना उपयुक्त होगा, या फिर किसी बस का सहारा लेना चाहिए, या किसी रेलवे का सहारा लेना चाहिए, या किसी प्लेन से जाएं, या फिर किसी अंतरिक्ष यान का उपयोग कर लें। यह हमें तब पता चलेगा जब हमको ये मालूम हो कि हमें जिस स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना है आखिरकार वहाँ की दूरी कितनी है। और दूरी का मापन अगर हम पता करेंगे तो हमें मापने की इकाइयों के बारे में भी जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। हमें ये पहले पता होना चाहिए कि आखिरकार हम मापना कहाँ से शुरू करेंगे। तो इसमें भी कुछ उदाहरण आते हैं, वही पहेली और बूझो वाले, कि वो लोग जिस क्लास में थे तो उनके सामने समस्या ये थी कि वो जिस डेस्क पर बैठते थे, दो लोग एक डेस्क पर बैठते थे। समस्या ये है कि उनको हमेशा लगता था कि दूसरा व्यक्ति उनकी सीट को उनकी सीट पर ज़्यादा की तरफ आता जा रहा है, जैसा कई बार क्लासरूम में आप लोगों को भी लगता है कि आपके बगल वाले ने ज़्यादा जगह घेर ली है। फिर आप लोग परेशान होने लगते हैं कि भाई अब क्या करें। या कभी पहले अगर आप किसी क्लासरूम में छोटे में पढ़ते होंगे तब आपको ऐसा लगता होगा। तो इसके लिए क्या है कि डेस्क को टीचर ने कहा कि आप आधा आधा बांट लो, बीच में लाइन खींच दो, आधी आपकी और आधी आपकी। तो मापन की जब आप इस पद्धति में घुसेंगे तो मापने के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई उपकरण नहीं है, फिर कैसे मापेंगे। तो इस उदाहरण में दिखता है कि बूझो ने क्या किया कि गिल्ली और डंडा उसके पास था जिससे वो खेलता था, उसने इसका इस्तेमाल किया इसको मापने के लिए। तो पहले एक डंडे का इस्तेमाल हो गया और एक गिल्ली, इसी तरह दूसरे में हो गया। यानी कि ये उदाहरण इसलिए यहाँ पर उपयोग किया गया है कि अगर मापने के जो सटीक उपकरण हैं हमारे पास या जो इकाइयाँ हैं जब तक नहीं है तब तक हम कैसे चीज़ों को या वस्तुओं को या सतहों को या दूरियों को मापेंगे। फिर इसमें आगे बताया है कि जब कुछ समय बाद ये तो आधा आधा हो गया, कुछ दिनों बाद लाइन मिट गई, अब क्या हुआ। अब समस्या यह है कि दोबारा से मापते हैं, लेकिन अब तक वो गिल्ली और डंडा उसके पास मौजूद नहीं रह गया। फिर वो दूसरा सेट लेकर के आया, इसकी माप में थोड़ा सा अंतर आ गया, तो ये पहले की तरह उतना सटीक नहीं रहा। अब लंबाई बदल गई थी, तो अगर पहले ये लिख दिया जाता कि यहाँ पर एक डंडा और एक गिल्ली का इस्तेमाल किया जा सकता है इस बेंच को मापने पे, तो अगली बार जब ये लंबाइयों में कुछ अंतर आया तो ये मापन की जो पद्धति अगर इसको मान ले तो ये तो गलत हो गई है ना। तो फिर क्या किया जाता, फिर दूसरी कुछ तरीके खोजे गए कि यार एक डोरी के माध्यम से क्यों ना इसको मापा जाए। तो डोरी लाई गई, उसके लंबाई के हिसाब से मापा गया कितनी डोरी है, ला उसको आधा आधा कर लेते हैं। अगर कुछ छोटी इकाई मापनी हो तो डोरी को आधा कर सकते हैं, और छोटी आंकनी हो तो उसको और छोटा कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको किसी चीज़ को मापना है तो आप कुछ इस तरह से चीज़ों को मापने की प्रक्रिया को कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है मापने के लिए, आज आपके पास बहुत सारे साधन हैं, अगर नहीं है तो आप कैसे कैसे मापेंगे, आप सोच करके देखिए। कई बार आपने ऐसा देखा होगा दादी लोगों को, मम्मी लोगों को,
कि जब भी वो कुछ कपड़े लेने जाती हैं तो अगर उनको साइज बताना हो तो कैसे बताती हैं आपको कि बेटा 4 बीता माप लेना वहां पर जाके। तो इसी तरह से एक बीते की माप भी यहाँ ऐसे की जा सकती है बेंच को मापने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर एक व्यक्ति ने अपने हाथ के बीते की माप आपको बता दी तो दूसरे व्यक्ति ने जब वहां जाकर मापा तो वो क्या वो एकदम समान निकलेगा? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको जो 4 हाथ या हाथ ना कहें बीते की लंबाई जो बताई गई है ये किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से कितनी मेल खाएगी। हो सकता है उसके हाथ का आकार बड़ा हो या जिस व्यक्ति ने ऐसा बताया उसका छोटा हो, अंतर आ जाएगा वहां पर माप में। तो ये कुछ परेशानियां हैं जो आपको शुरुआती समय में परेशान करती थी। मतलब आज के समय ऐसा हो सकता है कि इसके बारे में हम सोच भी ना पाए या सोचने की आवश्यकता ना हो, लेकिन बेसिक्स को चूंकि हम पढ़ रहे हैं ऐसे में हम इतिहास से लगा करके शुरू करते हैं और पुस्तकें यही ज्ञान देती हैं कि आखिरकार इन छोटी चीज़ों का जो भी आपके चारों ओर आपके आसपास दिखाई देती हैं इनका क्या महत्व है, आपको इन्हें किस तरह से देखना चाहिए। यानी जो जीवन आज के समय में आप लोग जी रहे हैं वो इतना आसान नहीं था। आपको ये मानना चाहिए कि आप एक एडवांस समय में पैदा हुए हैं जब डिजिटल युग है, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, फ़ोन और संचार माध्यम इतना उन्नत हो चुका है। हालांकि ये ज़रूर हो सकता है कि आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक रहा और इस तरह से तकनीक प्रगति करती रही तो 200 साल बाद 500 साल बाद स्थितियां क्या होंगी हमें नहीं पता। तब ये कहा जाएगा कि हाँ आज आप ज़्यादा बेहतर जगह पर हैं। लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है कि संचार के माध्यम जब से औद्योगिक क्रांति हुई या उसके बाद से धीरे धीरे एडवांसमेंट आया मशीनों का, तकनीक का, तब से तो आप बेहतर स्थिति में ही होंगे। नहीं तो पहले घोड़ों को लेकर के जाया जाता था, आज आप बुलेट ट्रेन में बैठ सकते हैं, आज आप हवाई जहाज में बैठ सकते हैं। ये अंतर आया है। अच्छा, तो मापने की इन विधियों के हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि समस्या कहाँ पर आती है। यानी अगर आप मापने बैठेंगे तो दिक्कत होगी क्योंकि आपके पास कोई भी पैमाना नहीं है मापने के लिए। तो मापने का एक पैमाना क्या हो सकता है? जब इस तरह की समस्याएं आ रही थी तो मापने के कुछ मात्रकों की ईजाद की गई। कैसे की गई? देखिए, मापन का पहली बात अर्थ समझ लीजिए। मापन का अर्थ जो बताया गया है वो क्या है कि किसी अज्ञात राशि की उसी के समान किसी ज्ञात राशि से तुलना करने पर। यानी कि अगर आपको किसी चीज को मापना है, मान लीजिए अगर आप किसी धागे से किसी चीज को मापते हैं तो जिस चीज को मापना है वो तो अज्ञात राशि आपके लिए, और धागा आपको पता है कि इतना धागा लगेगा तो अब वो उसके लिए ज्ञात राशि हो गई कि आपको पता है यहां से इस छोर तक का आपने धागा तोड़ करके किसी को दे दिया, उसमें कुछ गांठ बांध करके दे दिया, आपने कहा कि इतना ले जाओ, मेज का साइज इतना है या इतना लेकर के आना है। तो उस अज्ञात राशि की माप के लिए आपने ज्ञात राशि उसी तरह की उसी आकार की बना करके दी। ठीक है, तो ये जो ज्ञात राशि हुई, ठीक है, इस ज्ञात राशि को आप मात्रक मान सकते हैं कि भाई इसके आधार पर आपको मापना है। तो ये क्या हो गया? मात्रक। तो इतिहास में अगर आप जाकर के देखते हैं तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर मानकों का इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं तो हड़प्पा संस्कृति के दौरान जो खुदाई के दौरान चीजें मिली हैं, उत्खनन के बाद चीजें मिली हैं, उसकी ज्यामिति को देखकर ये पता लगता है कि उनके पास मापन की कोई बहुत सटीक पद्धति रही होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कुछ अन्य विधियों में देखते हैं, कुछ अन्य देशों के या अन्य क्षेत्रों की चीज़ों को देखते हैं, तो जैसे कोहनी से अगर मैं अपनी उंगली तक की माप करूं तो इसको एक हाथ कहा जाता है एक मापन की विधि में। तो मापन के लिए कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा है समय समय पर। ठीक है, तो अगर आप इस हाथ को यहाँ से सीधा करके यहाँ तक माप लेंगे, इस हाथ को मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से यहाँ तक को, तो इसको भी एक माप माना जा सकता है। तो मिस्रवासी कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, रोमवासी कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा मापन के लिए कदम की जो दूरी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है या किया जाता था, आज भी उस समय कई चीज़ों में किया जाता है, कर लिया जाता है। दूसरा, आप ये भी देखेंगे कि उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में मुट्ठी का इस्तेमाल किया जाता था पहले समय में। तो कई सारी अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। आज भी अगर आप देखेंगे तो कोई फल वाला भारत में या कोई माला बनाने वाला एक हाथ का इस्तेमाल कर सकता है मापने के लिए, तो उनको दूसरे क्षेत्रों में भी इस तरह से बताया जाता था। लेकिन फिर भी ये सभी विधियां कहीं ना कहीं आपस में अलग होती थी। किसी के हाथ की लंबाई चौड़ाई, किसी के फुट में आपने सुना होगा, आपने गज में सुना होगा चीज़ों को कि एक गज बराबर कितना होना चाहिए, या एक फुट में चीज़ों को मापते थे। तो इसमें समस्या आती थी क्योंकि इसका मानक निश्चित नहीं था।
तो फिर फ्रांसीसियों ने क्या किया कि एक तरह से मीटर पद्धति का विकास किया। 1799 में उन्होंने एक मीटरी व्यवस्था की शुरुआत की, जो कि वैज्ञानिक आधार पर निर्मित थी। और फिर विश्व के कई सारे देशों ने, वैज्ञानिकों ने मिलकर के फिर इस तरह के मानकों को जब स्वीकार करना शुरू किया, उसके बाद एक व्यवस्था शुरू हुई जिसको हम अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति कहते हैं। इसमें ही एसआई मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो लंबाई को मापने के लिए जो एसआई मात्रक है उसको हम मीटर कहते हैं। अब इसमें भी कुछ कुछ अंतर है। अगर आप एक मीटर को तोड़ करके देखें, मान लीजिए आपको कुछ अन्य चीजों को भी मापना है, एक मीटर को तोड़ेंगे, उसमें आपको 100 भाग कर देंगे तो आपको सेंटीमीटर मिल जाएगा। वहीं अगर आप सेंटीमीटर को तोड़ेंगे तो जब आप इसके 10 भाग कर देंगे तो आपको मिलीमीटर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कल्पना करके देखिए कि आपको बहुत बड़ा स्थान मापना है, बहुत लंबी दूरी को मापना है, फिर मीटर उतना कारगर नहीं रह जाएगा। फिर आप किसी अन्य पद्धति का इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपने किलोमीटर पढ़ा ही है। तो 1 किलोमीटर को मापने के लिए 1000 मीटर की जो दूरी है उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये कुछ मापक पैमाने हैं जो फिर सब जगह पर एक समान होंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब आते हैं आगे। लेकिन एक सवाल ये भी होगा कि अगर आपको कोई चीज़ मापने के लिए कह दी जाए, मान लीजिए किसी की लंबाई मापने के लिए कह दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? लंबाई मापने के लिए उसके सर से उसकी एड़ी तक की माप ले लेंगे, उसको दीवार पर खड़ा करेंगे, उसके सर पर जहाँ पर निशान आएगा वहाँ एक निशान लगा देंगे एड़ी तक की माप लेने के लिए, और उसको हटा करके फिर उस दीवार की एक फीते से माप ले लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितनी है। तो एक तरीका हो गया शुद्ध माप का। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो तो सभी लोग जब अलग अलग स्थानों पर उसकी माप करेंगे तो क्या वो एक समान आएगा? वहाँ पर समस्या हो सकती है। तो कुछ ऐसा ही है कि मापी जाने वाली जो लंबाइयाँ हैं उनको मापने के सही और गलत तरीकों के बारे में बताया गया है। मान लीजिए आपको किसी बॉक्स को मापना है, तो अगर आप अपने स्केल का इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर जो एक सामान्य स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की, तो आपने मान लीजिए उसको यहाँ से इस तरह से टेढ़ा लगाया, उसकी जो माप निकलेगी वो भी टेढ़ी निकलेगी, एक समस्या आ जाएगी यहाँ। इसके लिए क्या आवश्यक है कि आप उसको एकदम सीधा लगाएं। तो माप के भी कुछ तरीके हैं, जरूरी नहीं कि आप गलत माप लें, गलत विधि से मापें और आपको सही रिजल्ट मिल जाए। इसी तरह से अगर आप दूसरी स्थिति को देखते हैं, मान लीजिए आपके पास जो स्केल है उसका शुरुआती किनारा टूट गया है। ठीक है, ये हिस्सा उसका टूट गया है। तब आप कैसे इस चीज को माप पाएंगे, एक उपकरण को? अगर आप शुरू से लगाएंगे तो आपको तो पता ही नहीं कि शून्य वाला जो स्थान था वो कहाँ रह गया, वो तो टूट चुका है। तो आप इसके लिए एक तरीका ये अपना सकते हैं कि आप इस स्केल को पहले वाले नंबर से लगाएं और फिर आगे तक ले जाएं। मान लीजिए आपको 14.3 दिखाई दिया, तो आपको पता है कि आपने शून्य से नहीं लगाया है, शून्य से 1 तक का जो 1 सेंटीमीटर का स्थान था वो छोड़ा जा चुका था। तो अब आपको ये करना है कि इसमें से -1 कर देना है, तो ये हो जाएगा 13.3 सेंटीमीटर और सही माप आपको मिल जाएगी। इस हिसाब से आपको आगे, मतलब वैसे तो आपको मालूम होगा, लेकिन एक मापन की जो विधियां है उसमें कहाँ त्रुटियां हो सकती हैं उसकी जानकारी ये पुस्तक आपको देती है। तो उसके हिसाब से फिर हम चल रहे हैं, क्योंकि पुस्तक में जो बातें हैं वो आपको सीखनी है। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक के हिसाब से आप रिवीजन करते हुए चलिए। इसी तरह एक और त्रुटि हो सकती है, कब हो सकती है? कि जब आप कोई मापन कर रहे हो, वहां पर आपका दृष्टि जो है उस मापन के बिल्कुल सटीक सामने वाले बिंदु पर होनी चाहिए। जैसे इसमें 3 उदाहरण हैं, ए, बी और सी। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक स्केल रखा हुआ है और इसमें जो बी वाला व्यक्ति है वो इसको बिल्कुल जस्ट ऊपर से देख रहा है। तो उसको दिख रहा है कि इसकी जो
स्केल का पॉइंट है जहां पर ये माप रहा है वो है 7.5, लेकिन वहीं जो सी वाला इसको देख रहा है, अगर आप उसका अंतर देखेंगे तो 7 से और पहले ही चला गया, 6.9, 6.8। अगर आप ए वाले को देखेंगे तो इसका जो कोण बनेगा देखने का वो आगे निकल जाएगा, वो 8 तक पहुंच जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस गत्ते की या जिस भी उपकरण की या जिस भी टूल की मापा जा रहा था, क्या उसकी लंबाई घट और बढ़ रही है? जी नहीं, वो देखने के अनुपात में, दृष्टि के अनुपात में भी आपको जो दूरी की माप है उसमें अंतर आ सकता है। यहाँ बेसिकली ये समझाने की कोशिश की गई है। वहीं मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा जो वस्तु है, ऐसी वस्तु मापने के लिए दे दी जाए जो टेढ़ी मेढ़ी हो, तो आपको क्या लगता है आप उसको स्केल से माप पाएंगे? नहीं माप पाएंगे। उसकी शुद्ध माप लेने के लिए आपको किसी धागे की आवश्यकता होगी। मान लीजिए आपको किसी वक्र रेखा की लंबाई को मापना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक धागे को लेकर के आएंगे, उस धागे को एक तरफ से टाइट करेंगे और धीरे धीरे उसको मापते हुए आगे बढ़ेंगे, और फिर ऐसे खींचते हुए आगे बढ़ेंगे और बी पॉइंट तक की जो दूरी है वहां पर पहुंचा देंगे। सिरे के ए पॉइंट पर आप एक गांठ बांध सकते हैं, इससे आपको पता चले कहां से शुरू हुआ है, और जहां तक ले जाने के बाद उसका अंत हो वहां पर एक निशान लगा लीजिए। और फिर आप इसको एक स्केल में जब मापेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक रूप से उस वक्र रेखा की जो लंबाई है वो कितनी थी। तो दूसरा तरीका ये है। इसके बाद आए आगे, पुस्तक क्या बताती है। अब हमारे चारों ओर जो गतिशील वस्तुएं हैं उस पर चर्चा मिलती है कि गति को हम कैसे मापेंगे, और गति को मापने से पहले यह भी समझना जरूरी है कि आखिरकार गति किसे कहते हैं। तो उदाहरण है चींटी का, कि अगर आप किसी चींटी को देखते हैं तो आपने उसे एक समय जिस स्थान पर देखा था, अगर वो दूसरे समय आपको दूसरे स्थान पर दिखे, या एक चिड़िया को देखिए, चिड़िया एक समय आपको जिस स्थान पर उड़ती हुई दिख रही थी, जैसे ही आप थोड़ी देर में देखेंगे तो आपको उस स्थान पर नहीं दिखेगी, थोड़ी आगे चली जाएगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का स्थान परिवर्तित करना गति का उदाहरण हो सकता है? अगर वह अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रही तो क्या वह गति में है? अगर आप किसी टेबल को देखेंगे या चेयर को देखेंगे, वो अपने ही जगह पर है, तो क्या वह गति में है? ठीक है। तो इसमें ही चींटी की गति से आप समझिए कि चींटी मान लीजिए एक दिशा में चल रही है, थोड़ी देर बाद दूसरे दिशा में मुड़ी, तीसरी दिशा में मुड़ी, चौथी दिशा में मुड़ी, आपने वहां पर पॉइंट लगा लिए, तो आप चींटी की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं कि चींटी एक दिशा की ओर चल रही है। अब इस गति में भी थोड़े थोड़े अंतर हैं। मान लीजिए चींटी तो चल रही है, अगर आपके सामने एक घड़ी घड़ी रख दी जाए और घड़ी की सुई भी चल रही है, तो क्या वो अपनी जगह परिवर्तित कर रही है? या आपके सामने कोई झूला है, उसमें कोई बच्चा झूल रहा है, उसकी गति कैसे होगी? तो इनमें भी थोड़े थोड़े से अंतर हैं जिनको कुछ नामों से बुलाया जाता है या नामों से पुकारा जाता है। जैसे गति के अगर आप प्रकारों में देखेंगे तो जैसे वाहनों की गति है सीधी रेखा में गति करते हुए, या अगर आप सैनिकों के मार्च को देखेंगे, वो चलते हुए गति करते हैं सीधी रेखा में, तो उसको क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति के अन्य कई उदाहरण हो सकते हैं। वाहनों की गति, विमान की गति, जो कि एक दिशा में आगे की ओर बढ़ता जा रहा हो और अपना स्थान लगातार परिवर्तित करता जा रहा हो। ठीक है। अब इसमें दूसरा एक और उदाहरण हो सकता है, इस तरह से जो कोल्हू का बैल आपने देखा है, या फिर जो सिंचाई व्यवस्था के लिए इस तरह से एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसमें बैल को बांध करके उसको घुमाते हैं, तो बैल भी कहीं नहीं जा रहा, वो केवल एक जगह पर गोल गोल चक्कर काट रहा है और वापस अपनी स्थिति में घूमता जा रहा है। या दूसरा, आप किसी पंखे को देख सकते हैं जो एक ही जगह पर है, या टेबल फैन को देख सकते हैं। आप उसमें अगर किसी पंखे की उसकी पंखुड़िए में निशान भी लगाएंगे और उसको घुमा देंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो अपने केंद्र से समान दूरी पर ही है, लेकिन वो गति कर रहा है। तो इस गति को कहते हैं वर्तुल गति। ठीक है।
और इसी का एक तीसरा उदाहरण हो सकता है, किसी झूले पर बैठे किसी बच्चे को आप देखिए, वो एक समय में जैसे ही आप उसको एक स्थान करके छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, यानी पेंडुलम की तरह एक तरह से दोलन करता रहेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे घड़ी का पेंडुलम है, या अगर आप वायलिन के किसी तार को खींच करके छोड़ दे तो वो भी झंझनाहट के साथ वहां पर हिलता रहेगा। इसी तरह अगर आप किसी घंटे को हिला करके छोड़ दे, खींच करके छोड़ दे, तो वो भी थोड़ी देर हिलता रहेगा। ठीक, इसके अलावा अगर आप किसी तबले पर हाथ मारेंगे तो उसकी जो ऊपर चद्दर चढ़ी हुई है वो भी हिलती रहेगी। तो ये सब किस गति के उदाहरण हैं? ये है आवर्ती गति के उदाहरण। देखिए यूपीएससी इतनी बेसिक चीजों में नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आवश्यक है कि जब आप इसके कुछ ऊपर वाली चीजें पढ़ेंगे, जैसे आप टेक्नोलॉजी में जब आएंगे तो आप पढ़ेंगे सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक गतियों के उदाहरण है, या फिर आप मात्रकों को पढ़ रहे हैं तो उसमें ये चीज़ों को पढ़ना आवश्यक है। आप आगे चलकर जब कुछ इसकी बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो अगर आपने सेशन को देखा है तो ये आपको फायदा ही करेगा, चीज़ों को दोबारा रिवाइज कराएगा और आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरू किया है, ताकि ऐसे विद्यार्थी जिनका बेस बहुत कमजोर है या जिन्होंने साइंस की पुस्तकों को कभी नहीं पढ़ा या पढ़ करके भूल चुके हैं, उनको थोड़ी सी आसानी होगी। वैसे ऐसा तो नहीं होगा कि आपने नहीं पढ़ा होगा, जब आप उस क्लास में रहे होंगे तब पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की एजुकेशन जो पद्धति है, या सीबीएसई बोर्ड या फिर एनसीईआरटी हो सकता है आपके सिलेबस में ना रही हो, आपने यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से पढ़ाई की हो सकता है चीज़ें अलग हों। ठीक है, तो ये आवर्ती गति के कुछ उदाहरण हुए। वहीं पर अगर आप एक बॉल की गति को सोचिए कि एक बॉल लुढ़कता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, तो वो कौन कौन सी गतियां कर रहा है? वो सरल रेखीय गति तो कर ही रहा है, साथ ही क्या वह वर्तुल गति भी कर रहा है, अपने साथ साथ घूमता भी जा रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है। आप ऐसे कुछ और उदाहरण भी सोच सकते हैं जो इन गतियों तक आपको लेकर के आते हैं। तो इस चैप्टर में मूल रूप से इतनी ही बातें हैं जहाँ पर आपने सीखा है। आगे चल करके हम दूरी और जो गति वाला चैप्टर आएगा कुछ बड़ी क्लासेस में, उसमें बहुत सारे मानक और पद्धतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये केवल बेसिक चर्चा थी जो बहुत छोटे स्तर पर आपके साथ की गई है। अब इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ सारांश को देख लें। आमतौर पर पुस्तक के पीछे दिया रहता है, तो इसको पढ़ने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आपने जो भी इस सेशन के दौरान सुना है या सीखा है वो आपको क्विक रिवीजन के तौर पे मिल जाएगा। आपने शुरू से अब तक जो सुना है एक बार उसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। इसको वीडियो को चाहे आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो में मैं जिस गति से आपसे बात करता हूँ वो एक सामान्य गति है। अगर आपको लगता है कि आप इस गति से भी थोड़ा सा तेज बढ़ा करके सुन सकते हैं तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके भी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका समय और थोड़ा बच जाए। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के कई साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग अलग अलग तरह से चीज़ों का उपयोग करते थे मापन के लिए, जैसे पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी। तो कई तरह के जो मापन के मात्रक हैं उनका इस्तेमाल होता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि एक समान नहीं थे, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकते थे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसको संसार में मान्यता प्राप्त है। सभी जगहों पर एक समान उस माप को माप करके फिर मान्यता दी गई है। तो एसआई मात्रकों में लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ठीक है, वर्तुल गति में। और ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है उसको क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि एक दोलन, वो वापस से उसी स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पर कुछ अभ्यास प्रश्न है, आपको इन्हें भी सॉल्व कर लेना चाहिए। पहला कहता है वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। बहुत सिंपल चीजें हैं, बस प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? झूले पर किसी बच्चे की गति कौन सी होती है? सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी होती है? ये इंटरेस्टिंग है, इसको आप देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है। किसी साइकिल के पहिए की गति कौन सी होती है? पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? इनको लिखिए। देखिए, आपने सारा सेशन सुना हुआ है, ऐसा ही लिखिए। कल को जब आप बड़ी क्लासेस को सुनेंगे तो आपको एक अभ्यास तो हो चुका होगा ना, कि जब कोई भी टीचर आपके सामने आकर के कुछ बातों को बताएंगे या मैं कुछ बातों को बताऊंगा तो आपको उन्हें सुन करके लिखना कैसे, इसी का तो अभ्यास करना है। कंटेंट तो बाद में बदलता रहेगा,
अभ्यास आपको अपने उस फ्रेम का करना है जिसके तहत आप चीज़ों को उसमें डाउनलोड कर रहे हैं। फ्रेम बना करके चलिए, कंटेंट कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित करना है। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, किलोमीटर, मतलब बड़े से छोटे की ओर आपको लगाना है। किसी व्यक्ति की लंबाई इतनी है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे। इसी के साथ एक राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी इतनी है 3250 मीटर, इस दूरी को किलोमीटर में कैसे लिखेंगे। प्रैक्टिस कर लीजिए। कितना कठिन है, कौन सा कठिन है ये। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं बताइए और असमानताएं बतानी है आपको, ठीक है। आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिख देने हैं। कितना आसान है, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं विराम देंगे। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, इसका जो अगला चैप्टर होगा उसके साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। और एक बात और कि अभी तक पिछले सेशंस में जो आपको वॉइस की प्रॉब्लम हो रही थी उसके लिए क्षमा चाहेंगे, और आगे से आपको इस तरह की समस्या ना हो, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। और उम्मीद है इस वीडियो में आपको ऑडियो की क्वालिटी बेहतर मिलेगी और आगे भी जो सेशन आएंगे उसमें क्वालिटी को अच्छा रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं, शुक्रिया।